चलिए दोस्तों, शानदार जानदार आगाज करते हैं आखिरी क्लास का, है ना। और सेल्स अपग्रेड खत्म, तालियां बजती रहनी चाहिए क्लास के बाद, खत्म होने के बाद, है ना। अभी से ताली बंद हो जाओ, अभी तो चल रहा है काम, है ना। राइट, तो 2 एक्ट और 48 नंबर, है ना, पक्के हैं तुम्हारे, 48 नंबर पक्के हैं तुम्हारे। राइट, अब देखो बाबू, सेल्स अपग्रेड में जब हमने कल पिछली क्लास छोड़ी थी, ऑनलाइन वाले बच्चों पिछली क्लास जो छोड़ी थी वो अदालत शुरू करते हैं आज की, वो छोड़ी थी मैंने कहा अगर ये मुस्कुराहट तुम्हारे मुंह पे कायम रहनी चाहिए अगर तुम ढंग से पढ़ के आए होंगे, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट किस पर है, पिछले कॉन्सेप्ट से ही रिलेट करता है ना। तो मुस्कुराने की वजह बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया होगा। पढ़ के नहीं पढ़ के बहन तुझे पक्का ना, राइट, तभी समझ में आएगी बात। तो पिछली क्लास में हमने बहुत ही शिद्दत से 2 घंटे तक एक ही टॉपिक को खूब रगड़ रगड़ के मारा, मात्र कहें तो 2 ही सेक्शन पढ़े हैं, 47 और 50 मेन तो, हाँ बाकी उनके बारे में 53 के कुछ वो पढ़े, वो बात अलग है, लेकिन मुद्दे के तो 2 ही सेक्शन पढ़े, एक तरीके से 2 ही राइट पढ़े, राइट ऑफ लियन, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और अभी भी वो खत्म नहीं हुआ, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब सर सुनेंगे ध्यान से, है ना, चार्ट बनाते चलेंगे साथ साथ, केस को समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आज खत्म करके मानेंगे, चाहे 2 घंटे और लग जाए, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, खत्म करके मानेंगे, इसलिए पहली होश में सुन लेंगे बातें। सर केस को समझेंगे ध्यान से। अब भाई अपने पुराने 2 लोग, है ना, एक हो गया गुल्लू द सेलर और एक हमारा ओ बिल्लू द बायर। गुल्लू बिल्लू कल से बेचारे हमारे साथ चल रहे हैं और यह है बिल्लू बायर। जमती है बात। अब सर बिल्लू ने, है ना, गुल्लू ने इसको सेल किया सामान, तो बाद में बिल्लू ने बताया भाई पैसे ना दिए, अभी पैसे ना दिए हैं पूरी दादा, क्या ना दिए, पैसा नहीं दिया। पैसा क्या है, पेंडिंग है। सेल कर दिया, मनी क्या है, पेंडिंग है। अब बिल्लू, चलो बिल्लू का नाम बदल के यहां लिख देते चालू, क्या लिख देते, तो तुम्हारी खोपड़ी में एग्जाम्पल थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से फ्रेम होगा। चालू बायर था, चालू बायर ने बिना पूछे, होश में सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, चालू बायर ने बिना पूछे डॉक्यूमेंट के थ्रू, सेल जो होती है ना लाइक गुड्स की, वो फिजिकल अगर गुड्स ना हो ना तो उनके डॉक्यूमेंट से भी तुम बेच सकते हो। समझ रहे हो बात को, डॉक्यूमेंट से कैसे बेच सकते हो कि भाई ये गुड्स के पेपर है, ये मैं तुझे बेच रहा हूं, गुड्स तेरे को वहां मिल जाएंगे उसकी फैक्ट्री में, तू पेपर ले जाइयो यार, पेपर भाई की गारंटी है, पेपर ले जाइयो, तो गुड्स ऐसे बिक जाते हैं। ठीक है, अब चालू बायर ने, है ना, वो ऐसे होता है कि डॉक्यूमेंट से बेच दिया दुकान से, और क्या बोल दिया, दुकान से बेचा, सामान उठा लियो गोडाउन से। ऐसे कभी कभार तुम्हारे मेरे साथ भी हो जाता है कि घर में कोई बड़ी पार्टी फंक्शन है, तुमने बोला कि भाई घी चाहिए 30 लीटर, अब 30 लीटर दुकानदार कह रहा है 30 लीटर तो गोडाउन में, तो कह रहा पर्ची बनाता हूं, बिल बना देता हूं, पैसा यहां दे जाओ, घी कहां से उठा लो, गोडाउन से। तो इसे बोलते हैं सेल बाय डॉक्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं, सेल बाय डॉक्यूमेंट्स। और क्या बोल दिया भाई घी कहां से ले ले, घी ले ले कहां से, गोडाउन से। और गोडाउन कहां था, गुल्लू के पास, गोडाउन कहां था, गुल्लू के पास। समझ रहे हो बात को। अब उसने ये सेल कर दी भोलू सब बायर को, इसे नाम दिया सब सेल, और भोलू को नाम दे दिया सब बायर। तो हमारा चालू हो गया बायर, और भोलू हो गया सब बायर, गुल्लू हो गया गुल्लू द सेलर। तीनों समझ में आ रहे भाई, बोलो। अब सब सेल कर दी, पैसा पेंडिंग है, बोलो बाबू पैसा पेंडिंग है। भोलू गुल्लू के गोडाउन में जा रहा है, गुल्लू का गोडाउन, यहां पे घी, यहां पे देसी घी तुमने बना बना के तैयार कर रखा है, ठीक है।
बोलो, घर में मम्मी बनाती होंगी ना, देसी घी बना बना के तैयार कर रखा है। अब भोलू जब गुल्लू के पास जाता है, भोलू जब गुल्लू के पास जाता है, तो क्या गुल्लू मना कर सकता है मैं ना दे रहा घी? बोलो भाई, बोलो, क्या मना कर सकता है? पक्का बोलो। ए दीदी, क्या गुल्लू मना कर सकता है मैं ना दे रहा घी? वो कह रहा है वहां से बेच दिया, मना करता नहीं कर सकता मालो? नहीं, पूछ के नहीं बेचा, पूछ के, मैंने पहले बोला पूछ के नहीं बेचा, मना कर सकता है क्या? कर सकता है। अबे जब गुल्लू कह रहा है तुझे चालू ने बेच दिया, चालू नाम ही क्यों है? क्योंकि वो बिना पूछे बेच रहा है। तुझे चालू ने बेच दिया, तू चालू को पैसे भी दे, तू चालू को बेचा, तू चालू को पैसे भी दे रहा है ना? और तू फिर मुझे कह रहा है कि घी मेरे यहां से ले ले, पैसे तू उसके यहां दिया है। वो कह रहा मैंने चालू को नहीं बोला था, चालू ने आज तक क्या कर रखा है? पैसा नहीं दिया। चालू ने डबल मजा ले लिया, तुझसे पैसे ले लिए, मुझे पैसे भेजे नहीं, और घी लेने तुझे यहां भेज दिया। बिल्कुल सही, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सही करें, समझ गए चालू बनती। अब देखो, खुद तो पैसे दिए नहीं, दूसरा बिना पूछे घी सेल कर दिया, है ना? और उस ग्राहक से क्या ले रहा है? पैसे भी ले रहा है। तो चालू इतना चालू डबल गेम खेल रहा है। अब चाहे इसमें भोलू का क्या हो, अब भोलू को क्या है? भोलू को पता है उसने मनी पेंडिंग है, भोलू को पता है मनी इज पेंडिंग, मनी इज पेंडिंग बाय चालू, कि चालू ने अभी भी किसको नहीं दिए पैसे? गुल्लू को नहीं दिए। तो गुल्लू और चालू को, भोलू को डांट रहा है। अबे जब तुझे पता है कि उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तब भी बेशरम आ गया मेरी दुकान पे है घी लेने। अबे उसको बोल तो देता कि भाई मैं तुझे पैसे दे रहा हूं, तू उसको पैसे दे दे भाई, तभी तो वो करेगा। वो कह रहा है सर मुझे क्या पता, उसने कहा कि मैं दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा, तू पहुंच, इतने तू पहुंचेगा, इतने मैं दे दूंगा। तो मैं पहुंच गया, भोलू बेचारा, मैं पहुंच गया और उसने दिए नहीं, आप उल्टा मुझे डांट रहे हो यार। उसने मुझे कहा था अरे भोलू तू गुल्लू के पहुंच तो मैं दे दूंगा, दिए नहीं। तो गुल्लू को ही गुस्सा है, गुल्लू कह रहा है भाई वो पागल बना रहा सबका, तुझसे पैसे ले लेगा जानबूझकर, मुझे देगा नहीं, तो वहां तू घी मुझसे ले लियो, मेरा नुकसान, वहां तू क्या वो क्या कर रहा है? पैसे मेरे मार के बैठा है ना? तो मेरा डबल नुकसान, मुझे तो पैसा भी नहीं मिला और तू मेरे द्वार पे आके, मेरे दरवाजे पे आके घी घी और चिल्ला रहा है, पैसा मिला नहीं घी दे दूं। तो जज ने बोला गुल्लू भाई गुस्सा नहीं करने का, गुल्लू भाई गुस्सा नहीं करने का। जज ने क्या डिसीजन दिया? इस राइट को, इस प्यार को क्या नाम दे? राइट ऑफ लियन ही तो बोलोगे निकम्मो, है ना? तो गुल्लू लिखो साथ साथ, गुल्लू कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन, गुल्लू कैन अप्लाई राइट ऑफ लियन। गुल्लू का राइट ऑफ लियन जिंदा रहेगा, गुल्लू का राइट ऑफ लियन जिंदा रहेगा, यानी राइट ऑफ लियन डज नॉट अफेक्टेड, राइट ऑफ लियन को अफेक्टेड नहीं माना जाएगा, इवन सबसेल बाय द बायर, इवन सबसेल बाय द बायर। हिंदी में समझ गए? हिंदी में क्या लिखोगे? अगर बायर सबसेल कर देता है तो भी सेलर राइट ऑफ लियन लगा सकता है, राइट ऑफ लियन तब भी जिंदा रहेगा इवन देयर इज सबसेल बाय द बायर। लिखोगे राज की बात? तो राज की बात चाहे हिंदी में लिख लो, क्या लिखेंगे राज की बात? राइट ऑफ लियन जिंदा रहेगा, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं, इवन देयर इज सबसेल बाय बायर, चाहे वो बायर को सबसेल कर दे तो भी राइट ऑफ लियन जिंदा रहेगा। बना ले चार्ट। इसी चार्ट में दूसरी कहानी साथ साथ जुड़ जाएगी। पहला डिसीजन समझ गए बाबू लोग? पहला डिसीजन समझ में आया? अब इसी को केस 2 देखते हैं, बहुत ध्यान सुनना चाहिए, केस 2 देखो, है ना? फिर तुम उसका डिसीजन बताना, और मुझे पूरी उम्मीद है तुम आसानी से बता दोगे। गुल्लू ने चालू को सामान बेचा, पैसा पेंडिंग है, पॉइंट नंबर 1। चालू ने उसको क्या किया? सब सेल कर दिया, पॉइंट नंबर 2। सेम कहानी,
गुल्लू ने पैसा सामान बेचा, पेंडिंग है पैसा, चालू ने सब सेल कर दिया बिना पूछे, कंसेंट नहीं ना, कंसेंट लेगा तो फिर तो बातें खत्म हो गई, राइट ऑफ लियन एंड हो जाता है, ये हमने पढ़ा कल। बिना पूछे क्या कर दिया, सारा घी उठा के किसको बेच दिया, भोलू को बेच दिया। अब सुनना ध्यान से, भोलू को जब गुड्स बेचा तो भोलू को उसने बोला कि चालू से जाके ले लियो, ठीक है। पता लगा जब वो चालू के पास गया तो इस बार गुड्स जो थे वो गोडाउन में नहीं थे, इस बार सारा का सारा घी किसके पास था, कहां था, कहां था घी सारा, रास्ते में, यानी घी यानी गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स क्या था बाबू, ठीक है, और उसने वो घी इसको बेच दिया था। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या होता है, डिसीजन। पैसा पेंडिंग है, तो सवाल ये उठा कि क्या जो रास्ते में गुड्स हैं, है ना, राइट, हो सकता है कि वो चालू को ही बेच रहा हो और उसने रास्ते में उसे पता लगा कि भाई क्या वो उसने किसी को क्या करके सब सेल कर दिया, तो क्या सब सेल करने के बाद, है ना, क्या सेलर के पास जैसे राइट ऑफ लियन था, क्या सेलर के पास ऐसे ही राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, बोलो, रहेगा। बात समझ में आई, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। मान लो रास्ते में क्या हुआ, अब देखो गुड्स रास्ते में थे, उसने किसको बेच दिए, भोलू को बेच दिए, लेकिन रास्ते में पता लगा चालू इंसॉल्वेंट हो गया। रास्ते में क्या पता लगा बाबू, चालू इंसॉल्वेंट हो गया। अब वो कह रहा उरी दादा चालू इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा पेंडिंग है, भोलू कह रहा घी मुझे दे, तो क्या राइट टू स्टॉपेज लगता है, वो कहेगा भाई क्यों दे दूं तुझे घी, जिस बंदे ने तुझे घी बेचा है ना वो क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, और मेरा पैसा उसने आज तक दिया ही नहीं है, तो मैं क्या लगाऊंगा, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाऊंगा। इसका मतलब तीसरा डिसीजन सेम है, क्या बोलना बाबू लोग, क्या डिसीजन है, गुल्लू द सेलर, गुल्लू कैन लेवी या एक्साइज द राइट ऑफ स्टॉप इन ट्रांजिट। ठीक है, गुल्लू कैन एक्साइज द राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। इवन राज की बात क्या लिखे, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट जिंदा रहेगा इवन गुड्स आर सबसेल बाय चालू, इवन गुड्स आर सबसेल बाय चालू। बताओ केस समझ में आया, केस स्टडी लिखी हुई आगे डिकोड कर लोगे, पहचान लोगे। केस स्टडी कैसे लिख के आएगी, गुल्लू की जगह एक्स लिख देगा कि गुल्लू ने चालू को माल बेचा, चालू ने पैसा नहीं दिया, चालू ने सब सेल कर दी किसको, भोलू को। तो बताओ चालू के सब सेल होने के बाद भी क्या गुल्लू द सेलर लियन या स्टॉपेज लगा सकता है, आप बोलोगे हाँ या ना, हाँ, तो आप बोलोगे राइट ऑफ लियन एंड राइट टू स्टॉपेज बोथ द राइट लेवी किए जा सकते हैं इफ द मनी इज पेंडिंग एंड इवन इफ सेल इज डन बाय द बायर। बायर के सेल करने के बाद भी राइट ऑफ लियन राइट टू स्टॉपेज लगा सकते हैं, इफेक्टेड नहीं होते। क्यों, क्योंकि पैसा अभी भी क्या है, सबसे खतरनाक बात है सेलर इज अनपेड, सेलर इज, जज साहब कह रहे हैं भाई सेलर तो अभी भी अनपेड ही है। अबे सेलर अनपेड है तो अपना अनपेड सेलर का राइट लगाएगा, 47 भी लगाएगा और 50 भी लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा, तू बेचता रहो, उससे आगे तूने बेचा भी तो उससे बिना पूछे है ना, तो बेच दे, दोनों राइट जिंदा रहेंगे, है ना। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, सब सेल करने के बाद भी सेलर के दोनों राइट जिंदा रहेंगे, तो लिख लो सब सेल के बाद भी सेलर के दोनों राइट जिंदा रहेंगे, सब सेल के बाद भी सेलर के दोनों राइट जिंदा रहेंगे, सब सेल के बाद भी सेलर के दोनों राइट जिंदा रहेंगे।
क्रक्स ये है आज की कहानी का, यानी आज के प्रोविजन का यही क्रक्स है। बोलेंगे भाई ऑनलाइन वाले बच्चे? बोलो लिख लिया सर, मजा आ गया सर। सब सेल के बाद भी सेलर के दोनों राइट क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। सब सेल के बाद भी दोनों राइट जिंदा रहेंगे। अगला केस देखो ध्यान से, केस सेम है लेकिन इस बार मसाला कुछ और मिलेगा तुम्हें। अनपेड सेलर है, उसने चालू बायर को सामान बेचा। चालू बायर, चालू तो है ही, नाम से पता लग रहा है चालू बायर। चालू बायर ने क्या किया? चालू बायर ने अभी भी पैसा नहीं दिया बाबू, चालू बायर ने पैसा नहीं दिया। तो हमने इस तरफ एरो बना के लिख दिया मनी इज पेंडिंग। मनी पेंडिंग है बाबू, मनी पेंडिंग है। चालू बायर, चालू बायर ने ये गुड्स डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू सब सेल कर दी भोलू को, और भोलू ने ईमानदारी से पेमेंट भी कर दी चालू को। और चालू ने भोलू को, चालू इतना चालू, चालू ने भोलू को बोल दिया सामान ले ले गुल्लू के पास से, है ना? सामान ले ले किसके पास से? गुल्लू के पास से। सामान किससे ले ले? गुल्लू के पास से ले ले। नहीं बिल्कुल ठीक चल रहा है केतन भैया, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है ना? सामान ले ले किसके पास से भाई? बोलो, गुल्लू के पास से। बताओ इतना केस समझ में आ गया? बोलो। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं, कि जब भोलू किसके पास पहुंचा? 1 2, अब तीसरा पढ़ो, भोलू रीच गुल्लू एंड डिमांड द गुड्स। बोलू गुल्लू के पास पहुंचा और बोला घी दे, घी निकाल, घी निकाल बाबू, घी निकाल जल्दी, घी निकाल, है ना? क्या अनपेड सेलर उसे देगा? नहीं देगा। यहां मैं कह रहा हूं कि घी निकाल, और क्वेश्चन ये बना कि उसे देना पड़े गुल्लू को। गुल्लू द अनपेड सेलर, गुल्लू जो अनपेड सेलर है, अनपेड सेलर को गुड्स देना पड़ेगा। बताओ ऐसा कब होगा कि जब अनपेड सेलर को गुड्स देना पड़ जाए? इवन अनपेड सेलर इज अ अनपेड, स्टिल उसे अपना राइट लूज करना पड़ेगा। उरी दादा, यानी ये क्या बना? ये बना एक्सेप्शन ऑफ द अबव रूल। क्या बना बाबू? एक्सेप्शन ऑफ अबव रूल। बोलो कब होगा? हाँ बहुत आसान सी बात, एक तो तुम पहचान गए बाबू। जब भोलू गुल्लू के पास आया तो गुल्लू ने यह बोला कि जो सबसेल मुझे की गई है ना, तुझसे पूछ के की गई है। सबसेल जो की गई है वो पूछ कर की गई है। तो जज ने बोला अब तो भाई देना पड़ेगा। पहला कब ऐसा हो सकता है? पहला केस, गुल्लू को सामान, गुल्लू को घी देना पड़ेगा व्हेन सबसेल बाय चालू टू भोलू। कैसे हुई है सर? विद द कंसेंट ऑफ अनपेड सेलर। गुल्लू से पूछकर जब तुमने सामान बेचा है तो अब तू मना कैसे कर रहा गुल्लू को? गुल्लू से पूछकर जब तुमने सामान बेचा है तो गुल्लू को मना कैसे कर रहा? अब तू गुल्लू को मना नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो डिसीजन 1 ये हुआ। समझ गई बात? डिसीजन 2, और कोई ऐसा केस हो सकता है कि जब
जब भोलू को सामान देना पड़े, गोलू को सामान देना पड़े, जब भोलू को सामान देना ही पड़ेगा, गुल्लू कहेगा भाई मेरे तो पैसे भी नहीं मिले भाई, मैं तो अभी भी अनपेड सेलर हूं, मुझे मेरे तो पैसे भी नहीं मिले, तब भी सामान भोलू का होगा। हाँ, सबसे खतरनाक बात यह है, पेमेंट की बात नहीं है, सबसे खतरनाक बात यह है कि पेमेंट करने के बाद भोलू कोर्ट में प्रूफ कर दे कि मैं सच में भोलू। भोलू मतलब गुड फेथ बायर। और गुड फेथ बायर कौन होता है? मैंने हिंदी में लिखवाई थी बात। गुड फेथ बायर वो बंदा होता है जिसे यह पता ही नहीं होता कि बेचने वाला चोर है या बेचने वाले के पास अथॉरिटी टू सेल नहीं है। तो डिसीजन टू क्या निकलेगा? गुल्लू को सामान देना पड़ेगा, अनपेड गुल्लू को गुड्स देने पड़ेंगे, गुड्स देने पड़ेंगे। दूसरा केस, इफ भोलू बाय द गुड्स इन गुड फेथ। भोलू क्या निकला बेचारा? गुड फेथ बायर निकला। और गुड फेथ बायर कौन होता है? जिसे दो बातें पता नहीं होती कि एक तो सामने वाले पे, जैसे तुम गुड फेथ बायर थे मेरे लिए, तुमने कहा एक तो हमें इस बात का शक ही नहीं है कि सर चोर हो सकते हैं, और ये हम इस बात को सोच भी नहीं सकते, इस बात का हमें दूर दूर तक पता भी नहीं लग सकता कि सर क्या है? चोर है। तो अगर भोलू गुड फेथ बायर है विद कंसिडरेशन, और उसने क्या दिया है? प्लस कंसिडरेशन भी पे किया है, तो फिर मजबूरी है अनपेड सेलर अनपेड होते हुए भी सारा का सारा सामान, सारा का सारा घी भोलू को हैंडओवर करना पड़ेगा। बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बोलो, एक्सेप्शन समझ में आ गया? कितने एक्सेप्शन निकले? 2। पहला एक्सेप्शन, जब चालू सेलर ने और चालू बायर ने सब सेल करी भोलू को अनपेड सेलर से पूछकर। और दूसरा एक्सेप्शन, जब भोलू सब बायर क्या निकला? भोलू सब बायर गुड फेथ बायर निकला। यानी भोलू ने जज के सामने यह बात 100% प्रूफ कर दी कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं गुड फेथ बायर हूं, मुझे चालू के ऊपर जरा भी शक नहीं है, और चालू ने किसी और का पैसा पेंडिंग करके मुझे बेचा है, मुझे इस बात की जानकारी भी कहीं से लगी नहीं, तो मैं गुड फेथ बायर हूं। यहां पर अनपेड सेलर हारेगा, और यहां अनपेड सेलर का राइट जिंदा नहीं रहेंगे। यानी अनपेड सेलर को गुड्स देने पड़ेंगे, अनपेड सेलर लूज द राइट। बोलो, अनपेड सेलर बाबू क्या? लूज बोथ द राइट्स, दोनों राइट उसके खत्म हो जाएंगे। अनपेड सेलर लूज बोथ द राइट। सबसे खतरनाक बात यही है, ये बना एक्सेप्शन। बस आज इससे मुश्किल या इससे, है ना, कह दो कि समझने वाला और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, भाई यही है। आगे वाली बात हल्की हल्की है, बिल्कुल लड्डू लड्डू सी लगेंगी। अब मेन चीज खत्म, मेन चीज बिल्कुल खत्म भाई। अब बताओ, बहुत टाइम लगाया मैंने इन दोनों चीजों को समझाने में ताकि तुम समझ में आ जाए। पूरा समझ में आ गया? पहला कॉन्सेप्ट, इस केस में इन केस में अनपेड सेलर के राइट जिंदा रहेंगे, राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज जिंदा रहेंगे। यहां पे राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज दोनों खत्म। यहां राइट ऑफ स्टॉपेज, राइट ऑफ ट्रांजिट, राइट ऑफ स्टॉपेज, राइट ऑफ लियन दोनों खत्म, जिंदा नहीं रहेंगे। कब? अगर अनपेड सेलर ने अपनी कंसेंट दे दी, अनपेड सेलर ने अपनी कंसेंट दे दी, या फिर भोलू क्या निकला? सच में भोलू निकला, गुड फेथ बायर निकला। पढ़ ले अब, ये है वो कॉन्सेप्ट। इफेक्ट ऑफ सब सेल क्या लिखा है? अनपेड सेलर के दोनों राइट, अनपेड सेलर के दोनों राइट, राइट ऑफ लियन, राइट टू स्टॉपेज अफेक्टेड नहीं रहेंगे, जिंदा रहेंगे, अफेक्टेड नहीं होंगे, जिंदा रहेंगे, है ना? अगर कोई भी बायर आगे सब बायर को माल बेच देता है, कोई भी बायर आगे सब बायर को माल बेच देता है। ओके बात, है ना? जल्दी पढ़ो केस। एक्स बना कर देगा बाद में,
एक्स रिफ्यूज टू मेक द फर्दर डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, अब रूल के दो एक्सेप्शन है, बताओ दो एक्सेप्शन मैंने कौन से बताए? ये रहा, किससे पूछकर? अनपेड सेलर से पूछकर सब सेल करी। और दूसरा केस, हाँ, भोलू क्या निकला? भोलू सच में भोलू निकला। भोलू इजिकल टू गुड फेथ बायर। भोलू इजिकल टू गुड फेथ बायर, गुड फेथ बायर। केस का नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस केस लॉ पढ़ लो। क्या लिखा है? सेलर हैज गिवन असेंट टू द रीसेल, देयरफॉर गुड्स सब बायर को सौंपने पड़ेंगे। उसका राइट ऑफ लियन क्या हो जाएगा? ए का राइट ऑफ लियन डिफेक्टेड, यानी ए का राइट ऑफ लियन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और राइट टू स्टॉपेज होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तूने कहीं क्यों बेचने को आ गए? है ना, बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट, अच्छा अगर बताओ इस बार यहां गुड्स को सेल नहीं किया, गिरवी रखा है। सुनना ध्यान से, ये अनपेड सेलर था, अनपेड सेलर ने गुड्स बेचे, पैसा क्या है? मनी इज पेंडिंग। ये था चालू बायर। चालू ने क्या किया? चालू ने इस बार, भोलू नहीं था, चालू ने इस बार लाला को गुड्स गिरवी रख दिए, यानी कि प्लेज। और पेमेंट अभी भी पेंडिंग है। पेमेंट पेंडिंग है तभी तो मैं उसे अनपेड सेलर नाम दे रहा हूं बाबू। क्या नाम दे रहा हूं? अनपेड सेलर। अनपेड सेलर ने सेल करी चालू को, चालू ने अपना माल बेचा नहीं, सब सेल नहीं किया। बोले दादा क्या कर दिया? बोलो, गिरवी रख दिया। और लाला ने इसको क्या दे दिया? चालू को गिरवी रखा है तो लोन दे दी। यही तो होगा, लोन ही तो जाएगा, है ना? तो क्या उसके राइट जिंदा रहेंगे रहेंगे? बोलो, रहेंगे। अनपेड सेलर के राइट क्या रहेंगे? अनपेड सेलर के, देखो पहला, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, बोथ द राइट ऑफ लियन एंड राइट टू स्टॉपेज ऑफ अनपेड सेलर क्या रहेंगे? इफेक्टेड नहीं होंगे, जिंदा रहेंगे। यानी दोनों राइट जिंदा रहेंगे। लेकिन जज ने एक छोटी सी इसमें बात डाल दी, दोनों राइट जिंदा रहेंगे सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ प्लेजी। जज ने लिख दिया सब्जेक्ट टू राइट ऑफ प्लेजी। प्लेजी बोले तो लाला, सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ लाला। अब समस्या यह है कि ससुरा सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ लाला, इसका क्या मतलब है? समझ में आई ना बात? कि भाई तुमने तो लिख दिया दोनों के राइट जिंदा रहेंगे, सेलर के राइट जिंदा रहेंगे, पर इसमें सब्जेक्ट मतलब रेस्पेक्ट रखनी पड़ेगी। विद रेस्पेक्ट टू द राइट ऑफ प्लेजी, यानी प्लेजी के अधिकारों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो, बात समझ में आई? अब इसको डिकोड करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हिंदी में लिखवा रहा हूं इसलिए राज की बात, कि बच्चे यही डिकोड नहीं कर पाते। जब तक प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट चालू लाला को वापस या पे नहीं कर देता, जब तक प्रिंसिपल और ब्याज चालू लाला को वापस नहीं कर देता, तब तक जो गुड्स गिरवी रखे हैं, गुड्स जो गिरवी हैं, किसके माने जाएंगे? गुड्स,
हाँ, प्लेज यानी लाला के ही रहेंगे। गुड्स वो लाला के ही रहेंगे, लाला का पहला अधिकार रहेगा, है ना। अब इसमें अनपेड सेलर बस एक रिक्वेस्ट कर सकता है लाला को। नाउ अनपेड सेलर बस एक रिक्वेस्ट कर सकता है कि मान लो अगर लाला को जब उसने कोई गिरवी रखा गुड्स, उससे पहले उसने अपना भी कोई सामान गिरवी रखा था। भाई यहां तो क्या गिरवी रखा, गुड्स के साथ उसने चालू ने पहले एक गोल्ड भी गिरवी रख रखा था। गोल्ड क्या है, गिरवी पहले से है, बात समझ में आई, पहले से गोल्ड गिरवी है। अब उसने क्या किया, अब उसने क्या गिरवी रख दिया, गुड्स गिरवी रख दी, साथ में। यानी कि चालू ने पहले लाला को अपना सोना गिरवी रख रखा था, फिर जब चालू को और पैसे की जरूरत पड़ी तो चालू ने अनपेड सेलर के गुड्स गिरवी रख दिए। तो जज साहब ने बोला भाई प्लेजी के राइट रहेंगे। हाँ, प्लेजी बस एक रिक्वेस्ट कर सकता है ना, प्लेजी रिक्वेस्ट करेगा, ओ सॉरी अनपेड सेलर। नाउ अनपेड सेलर कैन रिक्वेस्ट द लाला। अनपेड सेलर बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेगा लाला को कि अगर पैसे वापस नहीं मिलते तो पहले जो चालू का गोल्ड गिरवी है, पहले जो चालू का गोल्ड गिरवी है पैसा वसूलने के लिए वो सेल करे, और अगर पैसा फिर भी वसूल नहीं हो रहा और पैसा स्टिल पेंडिंग है, पैसा स्टिल पेंडिंग है, देन लाला अनपेड सेलर के गुड्स बेचे। तो वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई चल लॉ ने तेरे फेवर में बात दे दी, मेरे राइट जिंदा है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन तेरा जो राइट दिया है प्लेजी का उसका सम्मान करते हैं। ठीक है भाई, जब तक तेरा लोन का पैसा नहीं होता तब तक तू क्या कर, गुड्स अपने पास रख, कोई बात नहीं। अगर बेचने की नौबत आए तो पहले उसका गोल्ड बेचियो, अगर उसका गोल्ड बेच के पैसा ना निकल कर उसके बाद मेरे गुड्स बेचियो। समझ में आ गई बात, बोलो भाई। तो जज ने ये एक लॉ बनाया बहुत सिंपल सा, इसको याद रखेंगे। हालांकि अब तक एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन हो सकता है भैया वो स्त्री कुछ भी पूछ सकती है, भाई वाइस है कुछ भी पूछ सकता है, तो एग्जाम में आया तो तुम्हें ये बात याद रखनी है। सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ प्लेजी, ये खतरनाक बात है, सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ प्लेजी, और प्लेजी के ये अधिकार है। मुझे समझ गए सर, है ना, राइट। ठीक है भाई। तो हालांकि देखो तो इनडायरेक्टली राइट ऑफ लियन और राइट टू स्टॉपेज इनडायरेक्टली क्या कर रखे हैं, इनडायरेक्टली बेकारी कर रखे हैं, है ना। तो कई बार लॉ ऐसे ही मजे लेता है, इनडायरेक्टली बेचारे के राइट बेकार कर दिए, है ना। राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉप करेगा क्या, अधिकार तो किसका है, प्लेजी का ही दे दिया। देखो ये लिखी बात, अगर गुड्स प्लेज किए हैं तो अनपेड सेलर के दोनों राइट क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ प्लेजी। ये लो भाई प्लेजी, और फिर क्या कर सकता है, राइट ऑफ प्लेजी क्या है कि भैया अगर गुड्स बेचने की नौबत आए तो पहला अधिकार गुड्स का किसका होगा, प्लेजी का होगा, यानी कि लाला का होगा। बस प्लेजी, हाउएवर प्लेजी में रिक्वेस्ट बाय द अनपेड सेलर, बस प्लेजी को यानी लाला को रिक्वेस्ट करेगा अनपेड सेलर कि पहले वो दूसरी सिक्योरिटी गोल्ड, पहले वो चालू का गोल्ड बेचे अपना क्लेम सेटिस्फाई करने के लिए, चालू का गोल्ड से पैसे बच जाए तो फिर उसके गुड्स बेचे, है ना, राइट। अदर गुड्स बेचे, अदर गोल्ड बेचे जो अनपेड सेलर का नहीं था।
अच्छा भाई, यानी एक तरीके से देखा जाए तो प्लेज भी गुड्स कर दिया तो भी केस लाला के फेवर में है, तो भी केस किसके फेवर में है? लाला के फेवर में। बस अब सर अब कुछ भी नहीं है, बाकी लड्डू लड्डू सी बातें, हल्की हल्की बातें, रीड करते जाओगे बात समझ में आती जाएगी। देखो ये बताओ, शेयर फोरफीट करने के बाद करते क्या हो? ऑनलाइन बच्चों, सुदेश भैया, अब्बास भाई, शेयर फोरफीट करने के बाद करते क्या हो? रीइश्यू। रीइश्यू को क्या नाम दे दिया? रीसेल। तो बताओ राइट ऑफ लियन करने के बाद क्या करोगे? राइट टू स्टॉप करके वापस मंगाने के बाद क्या करोगे? रीसेल ही तो करोगे बाबू, खत्म बात। ठीक है, अगली बात, अगर गुड्स तुमने जब वापस मंगा लिए, क्या कर लिए? गुड्स या तो वापस ले लिए या गुड्स या तुमने क्या कर रखे हैं? फोरफीट कर रखे हैं। गुड्स वापस ले लिए, फोरफीट कर लिए, 54 कह रहा है रीसेल करो, 54 कह रहा है रीसेल करो। अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है तो रीसेल से पहले बायर को बताने की जरूरत नहीं है कि पैसे दे दे बेच दूंगा, पैसे दे दे बेच दूंगा, मत कहो। अगर गुड्स अदर गुड्स यानी पेरिशेबल नेचर के नहीं है, तो अगर पेरिशेबल नेचर के नहीं है तो एक मुलाकात जरूरी है जी, एक मुलाकात जरूरी है कि नहीं बात? गाना गाएंगे, एक मुलाकात जरूरी है जीने के लिए, यानी एक मौका जरूरी है बायर के लिए। तो आप पेरिशेबल का नेचर का नहीं है तो बायर को नोटिस देंगे, कहेंगे बेटा पैसा पूरा पे कर दे और गुड्स ले जा। अगर पैसा पूरा नहीं पे करेगा रीजनेबल टाइम तक तो मैं तुझे क्या करूंगा? मैं इन गुड्स को बेच दूंगा। यही तो करते हैं। अगर अकाउंट्स में देखो तो शायद रीसेल करने से पहले 14 दिन का नोटिस देते हैं ना, 14 डेज का तो नोटिस देते हैं शायद, अभी नहीं पड़ा। तो यानी कि नोटिस देना है, बायर को बोलना है भाई, प्यार से बोलना है भाई पैसा दे दे वरना मैं गुड्स क्या कर दूंगा? रीइश्यू रीसेल करूंगा। बात समझ में आई? और सेक्शन 25 याद है, नमक। अगर नमक लागा इस नमक का अगर एक्सप्रेसली राइट आपने रिजर्व कर रखा है कि गुड्स मेरी ओनरशिप में रहेंगे तो आप सेलर के डिफॉल्ट और बायर के डिफॉल्ट पर आप क्या कर देना? गुड्स को रीसेल कर देना। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? बोलो। अब पता मसला क्या हुआ? मसला समझो, तुमने उठा के गुड्स को रीसेल कर दिया, गुड्स की वैल्यू पता कितनी थी? वहां पर गुड्स की वैल्यू थी 100। जब तुमने रीसेल किया, होश में सुनना ध्यान से, है ना, गुड्स हो गया 90 का। अब तुम्हें तो 10 रुपए का लॉस हो रहा है, बोलो 10 रुपए का लॉस हो गया। ये लॉस कौन झेलेगा? नहीं, बायर से लेगा। अब उसकी मार्केट वैल्यू होगी 10 रुपए, तो जज साहब ने क्या बोला? बायर विल पे डैमेजेस टू सेलर 10 रुपीज। तो यहां तुम कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, तो यहां पे लगा हमारा सीपी माइनस एमपी। सीपी कितना? 100। अब उसका एमपी कितना रह गया? कितना रह गया? 90। तो 10 रुपए का जो लॉस हुआ किसको? नोट करो जल्दी, कौन कौन भरेगा? अगली बात, ए बाबू तो सुनो, असली मजा जब है जब गुड्स कॉन्ट्रैक्ट किया था तो 100 रुपए का था। अब ब्रीच करने के बाद जब रीसेल किया तो रीसेल वैल्यू निकल के आई बाबू लोग। रीसेल वैल्यू, रीसेल इज एट 120। पूरी दादा, अब क्या होगा भाई? 20 रुपए बाहर को दे देगा वो। अब तुमने शेयर इश्यू करे थे, फिर कॉल सिनेरियर हो गया, तुमने शेयर रीइश्यू कर दिए प्रीमियम पर, तो प्रीमियम क्या उसको दे देते हो? डिफॉल्ट चोर डिफॉल्ट बायर को। तो जब सामने क्या बोला? अरे मजा आ गया भाई, तेरे मजा आ गए, सारा प्रॉफिट किसका?
अनपेड सेलर कैन रिटेन द प्रॉफिट, रिटेन द प्रॉफिट, अनपेड सेलर कैन रिटेन द प्रॉफिट, अनपेड सेलर कैन रिटेन द प्रॉफिट। बोलो भाई, नोट करो जल्दी। चोर को फायदा नहीं देना, बेईमान चालू को फायदा नहीं देना, जिसने पैसा मारा उसे फायदा नहीं देना बिल्कुल भी, बल्कि उसको तो नुकसान देना है। तेरे चक्कर में मार्केट वैल्यू गिरी 90, 10 रुपए निकाल, 10 रुपए निकाल। समझ में आ गई बात? बताओ क्या दिक्कत है? ये बात ये लिखी है ना, एमपी माइनस सीपी नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा एक तरीके से सीपी माइनस एमपी। ठीक है, अब देखो ये लिखी बात, अब सुनना ध्यान से। नोटिस, अच्छा बताओ, अगर गुड्स नॉन पेरिशेबल नेचर के, गुड्स कौन से हैं सर? नॉन पेरिश गुड में क्या केस होगा? नॉन पेरिशेबल गुड्स है, तुम्हें नोटिस देना चाहिए, देना चाहिए। तो क्या होगा अगर नॉन पेरिश है? नॉन पेरिश में क्या राइट आता है और क्या राइट नहीं आता, क्योंकि नॉन पेरिश के केस में आपको नोटिस देना अनिवार्य होता है। अनपेड सेलर, अगर आपने नोटिस दिया, यहां क्या दिया है? नोटिस दिया है, और यहां नोटिस नहीं दिया। पहले पढ़ो, नोटिस दिया है तो क्या हुआ? नोटिस दिया है तो सीपी माइनस एमपी लगा दोगे, है ना? सी माइनस एमपी लगाओगे, तो लॉस किससे रिकवर करोगे? 10 रुपए का लॉस बायर झेलेगा, क्योंकि आपने नोटिस दिया है। अगर भाई आपने नोटिस नहीं दिया तो फिर 10 रुपए बायर से आप वसूल नहीं सकते। तो यहां पे लिख सकते हैं कि बायर से 10 रुपए वसूल सकते हैं अगर बायर को नोटिस दिया है। रजिस्टर में नोट करते जाना ये वाला चार्ट। अगर बायर को नोटिस दिया है तो 10 रुपए का लॉस बायर से वसूल सकते हैं। अगर बायर को नोटिस दिया है तो 10 रुपए का लॉस बायर से वसूल सकते हैं। अगला, ओरिजिनल बायर टू रिकवर द प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 20 रुपए का। इसे कौन रिटेन करेगा? सेलर, है ना? राइट। ओरिजिनल बायर कौन है? चालू। चालू हैज राइट टू रिकवर द प्रॉफिट। क्या चालू को 20 रुपए मिलेंगे? अगर नोटिस दिया है तो 20 रुपए नहीं होंगे, है ना? और अरे बाबू, ओरिजिनल बायर कौन है? चालू। तो चालू को 20 रुपए नहीं मिलेंगे, किसको मिलेंगे? 20 रुपए अनपेड सेलर के हैं। 20 रुपए किसके हैं? अनपेड सेलर। तो यहां भी लिख लो, अनपेड सेलर को प्रॉफिट मिलेगा अगर चालू बायर को नोटिस दिया है। नोट कर लिया वाला चार्ट। अगर चालू बायर को नोटिस दिया है तो प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा बताओ, अगर चालू बायर को नोटिस नहीं दिया तो? अब 20 रुपए अनपेड सेलर के नहीं होंगे, 20 रुपए चालू बायर का प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि आपने क्या नहीं दिया? नोटिस नहीं है। देवा, इसलिए नोटिस जरूर दे देना भाई। नॉन पेरिशेबल नेचर का गुड्स है तो नोटिस देना अनिवार्य है। नोटिस दोगे तो लॉस भी वसूल पाओगे, नोटिस दोगे तो प्रॉफिट भी रख पाओगे। नोटिस नहीं दिया तो लॉस भी नहीं वसूल सकते, और नोटिस नहीं दिया तो 20 रुपए चालू बायर को देने पड़ेंगे। नहीं बात? अच्छा, जो न्यू बायर है भोलू, न्यू बायर कौन? भोलू। गुड्स किसके होंगे? अब तुमने चालू को नोटिस दिया ना दिया, गुड्स तो भोलू के ही होंगे। तो गुड्स का गुड टाइटल किसको मिलेगा? गुड टाइटल। तो भोलू इज ओनर। इस केस में भी भोलू यानी सब बायर इज ओनर। सब बायर जिसको तुमने रीइश्यू किए शेयर, उसको क्या मतलब तुम आपस में नोटिस खेल रहे हो नहीं खेल रहे? जिसको रीइश्यू किए शेयर वो तो क्या बोलेगा, भाई तूने मुझे रीइश्यू कर दिया, मेरे हो गए कुछ। अब तुम आपस में नोटिस कर रहे हो नहीं कर रहे, मुझसे कोई मतलब है। समझ में आ गई बात? यानी भोलू बायर को गुड टाइटल मिल जाएगा
अनपेड सेलर चालू को नोटिस देता है तो लॉस ही वसूल ले, अनपेड सेलर चालू को नोटिस देता है तो प्रॉफिट भी रख ले। अगर अनपेड सेलर चालू को नोटिस नहीं देता तो लॉस नहीं ले सकता, अनपेड सेलर चालू को नोटिस नहीं देता तो 20 रुपए भी चालू को देने पड़ेंगे। नोट कर लिए डायग्राम, चार्ट नोट कर लिया, खत्म बात। सेक्शन 54 खत्म। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है ना? अब सर अगली कहानी खत्म, अनपेड सेलर। एक तुम्हें मजेदार बात बताता हूं, पिछले से पिछले अटेम्प्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आया, राइट ऑफ, है ना? चलो अभी आगे बताता हूं, है ना? चलो यहां पे देख लेते हैं पहले ना। अभी अनपेड सेलर का राइट कहां, कौन सा रह गया? बायर वाला तो रह गया। ये हो गया राइट ऑफ अनपेड सेलर, राइट ऑफ लियन, राइट टू स्टॉपेज, राइट ऑफ रीसेल। अब क्या रह गया? राइट अगेंस्ट द बायर। अब बताओ बायर के खिलाफ क्या राइट है? दो ही तो राइट है, स्यू फॉर द प्राइस और स्यू फॉर डैमेजेस। अब देखो कैसे। अच्छा बताओ राइट अगेंस्ट द बायर मुझे लगाना है तो बताओ गुड्स कहां पहुंच चुके हैं अब? बिल्कुल सही बात। इसका मतलब सुनना ध्यान से, गुड्स कहां पहुंच चुके हैं? यानी अनपेड सेलर ने सामान सेल किया। और मजेदार बात, राइट ऑफ लियन कब लगेगा? जब गुड्स मुट्ठी में होंगे। राइट टू स्टॉपेज कब लगेगा? जब रास्ते में होंगे। चालू बायर के गोडाउन में गुड्स पड़े हैं, चालू बायर के गोडाउन में गुड्स पड़े हैं। तो डायग्राम बनाओ, इस बार गुड्स का है, गुड्स इन या गुड्स विद चालू बायर के पास। अब गुड्स चालू बायर के पास पड़े हैं तो राइट ऑफ लियन लगेगा क्योंकि गुड्स उसके पास है नहीं। राइट टू स्टॉप लगेगा। अब जब गुड्स ना रास्ते में है ना उसके पास है, ना राइट टू स्टॉप लगेगा ना गुड्स लगेगा। अब क्या लगेगा? गुड्स अगर चालू के गोडाउन में पहुंच गए अब मुझे लगाना पड़ेगा राइट अगेंस्ट बायर, राइट अगेंस्ट बायर। अब बताओ राइट अगेंस्ट बायर में पहला राइट क्या होगा? है ना? राइट अगेंस्ट बायर में पहला राइट क्या होगा? वो कहेगा भाई तेरे पास गुड्स पहुंच गए ना, तेरे पास गुड्स पहुंच गए, पैसा निकाल, पैसा निकाल, है ना? तो राइट अगेंस्ट द बायर हुआ। सेलर क्या बोलेगा? सेलर क्लेम मनी फ्रॉम चालू बायर, कहेगा पैसा निकाल। ठीक है, कंटेंट में तो ये सीखते थे। ठीक है, स्यू फॉर द प्राइस, ये बात लिखी सेक्शन 55 ने। सेक्शन 55 ने बोला अनपेड सेलर, अनपेड सेलर पैसा मांगेगा क्योंकि गुड्स तो है ही नहीं उसके पास। अनपेड सेलर क्या मांगेगा? पैसा मांगेगा। एक और राइट, अगर अनपेड सेलर ने गुड्स भेजे चालू के पास, चालू गुड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बायर नॉट एक्सेप्ट द गुड्स। अब चालू कह रहा है नहीं ले रहा, बोल क्या कर लेगा? और गुड्स मान लो पेरिशेबल नेचर के लड्डू हैं, कहेगा भाई तूने बनाए थे 100 किलो लड्डू, अब 100 किलो लड्डू क्या किए मैंने? तेरे घर पे बेच दिए। 100 किलो लड्डू मैंने क्या किए? तेरे घर पे बेच दिए, तेरे गोडाउन में बेच दिए, तू मना कर रहा है। अब क्या होगा सर? तो आप क्लेम करो स्यू फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, स्यू फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। बोलो बात समझ में आ गई? यही तो करेगा। क्या मांगेगा? ठीक है, और क्या राइट है उसके खिलाफ?
और क्या राइट हो सकते हैं बाबू? एडवांस नहीं दिया, गुड्स उसके गोडाउन में पहुंच गए, उसके बाद भी क्या नहीं दे रहा? पैसा नहीं दे रहा। तो जब वो पैसा मांगेगा तो क्या मांगेगा? ब्याज भी तो मांगेगा। क्या कर? ब्याज भी निकाल। सूट फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, सूट फॉर इंटरेस्ट। और क्या करेगा सर? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी तो कर सकता है। कह रहा केस करूंगा, गुड्स ले ले तू ले ले, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूं, तेरे ऊपर केस ठोकूंगा। रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कब से लगाएगा बताना जरा? इंटरेस्ट कब से लगेगा? हाँ, इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम ड्यू डेट टू या टिल पेमेंट रिसीव्ड डेट। तब से तो लगाओगे। ड्यू डेट थी अक्टूबर, तो ड्यू डेट से ब्याज लगाना शुरू कर देना कि भाई तूने पैसे गुड्स ले लिए, पैसे नहीं दिए तो क्या कर? ब्याज देगा। कब तक देगा? जब तक वो पैसे पूरे ना लौटा दे। मतलब सिंपल राइट है कि नहीं है? है ना? ये कौन से राइट पढ़े हमने? राइट ऑफ द सेलर अगेंस्ट द बायर। राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर क्या पढ़े? अनपेड सेलर के राइट, अनपेड सेलर के राइट अगेंस्ट बायर। अब वो राइट बायर के खिलाफ लगा रहा है क्योंकि गुड्स कहां पहुंच चुके हैं? गुड्स बायर के गोडाउन में पहुंच चुके हैं, गुड्स बायर के गोडाउन में पहुंच चुके हैं। तो कितने राइट हुए? 1 2 3 और 4। 4 राइट जिंदा हो गए अनपेड सेलर के बायर के खिलाफ। कुछ खास बात नहीं है। राइट ऑफ लियन, राइट टू स्टॉपेज और सबसेल वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया, बाकी लड्डू बात है। देखो ये पढ़ के देख लो, ये लिखी बात। राइट ऑफ द सेलर अगेंस्ट द बायर, इसे बोलते हैं जस इन पर्सोनम। क्या बोलते हैं इसे? जस इन पर्सोनम। स्यू फॉर द प्राइस, द सेलर में स्यू फॉर द प्राइस ऑल टुगेदर प्रॉपर्टी एंड गुड्स हैज नॉट बीन पास एंड हैव बीन अप्रूव्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, राइट। चाहे ओनरशिप उसकी ना हो तो भी वो प्राइस के लिए स्यू करेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? क्योंकि गुड्स उसके पास जा चुके हैं लेकिन वो पेमेंट नहीं दिया। तो पेमेंट पहला है, भाई तो पेमेंट दे दे, झगड़ा क्यों कर रहा है? अगर वो कह रहा है कि मैं गुड्स ही नहीं ले रहा तो नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस को क्या लिख दो? सेक्शन 56 यहां लिख दो। नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है, राइट। और नॉन एक्सेप्टेंस में वो सारे राइट जिंदा हो जाएंगे जो सेक्शन 73 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े थे। एमपी माइनस सीपी, स्पेशल डैमेजेस, वो सब ले सकता है। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। बोलो कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल। इसे क्या बोलते हैं? आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो क्योंकि उसने क्या किया? एंटीसिपेटरी ब्रीच। सेलर में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड एंड स्यू द डैमेजेस फॉर द ब्रीच, है ना? अगर बायर ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया? कैंसिल। इफ बायर रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट, बायर ने क्या किया है? तो यहां लिख लो रिप्यूडिएट कॉन्ट्रैक्ट बाय बायर। बायर ने धोखाधड़ी की है। बायर ने क्या करी है? धोखाधड़ी की है। रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट बाय बायर। इसी को क्या नाम दोगे? ब्रीच बाय बायर। तो बायर ने ब्रीच किया तो क्या हुआ? तो इसे बोल दो ब्रीच बाय बायर। ठीक है, तो बायर ने ब्रीच किया तो एंटीसिपेटरी ब्रीच वाला लगा देना। सेक्शन 73, 74, 75 तुम्हारे साथ रहेंगे। और क्या लगाओगे? ब्याज। ब्याज कब से लगाओगे? ड्यू डेट से। जब पैसा ड्यू होता है ड्यू डेट से ब्याज लगेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लगाना। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा तो फिर कब से लगाना? ड्यू डेट से। याद हो जाएंगी बातें? बोलो भाई।
समझ गए? अब एक मजाक की बात बताता हूं, मजाक की बात, कि एग्जाम में घुटने कैसे काम करते हैं। एग्जाम में घुटने कैसे काम करते हैं। एग्जाम में आया राइट द राइट ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर। एग्जाम में ये आया कि बायर के राइट बताओ सेलर के खिलाफ। बच्चा पेल पेल के क्या लिख के आ रहा है? ये प्राइस, नॉन एक्सेप्टेंस, ब्रीच और इंटरेस्ट। बच्चा लिख के आ रहा है प्राइस, नॉन एक्सेप्टेंस, ब्रीच और ब्याज, है ना। ऊपर कोड याद कर सकते हो IPNB। कैसे याद कर लो? इंटरेस्ट बाय PNB। ये तुम्हारा चीट कोड हो जाएगा, है ना। इंटरेस्ट, ठीक है। P से क्या बनेगा? स्यू फॉर द प्राइस, सेक्शन 55। N से स्यू फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सेक्शन 56। ब्याज सेक्शन 60। और B से क्या बनेगा? ब्रीच बाय बायर, ब्रीच बाय बायर, है ना। ब्रीच बाय बायर। और ब्रीच बाय बायर क्या आएगा? सेक्शन कौन सा है? 60। इंटरेस्ट PNB, है ना। तो बच्चा लिख के आ रहा है इंटरेस्ट PNB। लगा लो काटे, 0 नंबर मिलेंगे। पूछ क्या रहा है वो? पूछ क्या रहा है? बायर के राइट अगेंस्ट द सेलर। तो बायर के राइट लिखो ना, सेलर के राइट क्यों लिख के आ रहे हो? तो अब पढ़ते हैं बायर के राइट। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं बाबू? बायर के राइट। अब बताओ, राइट ऑफ द बायर, सबसे पहला राइट। अब सोचो यहां पर बायर ईमानदार है, सेलर बेईमान है। कौन बेईमान है? अभी तक हम पढ़ रहे थे सेलर ईमानदार था, अनपेड सेलर था, और बायर चोर था। यहां कौन चोर है? तो यहां पे मानेंगे सेलर चोर है। अगर सेलर चोर है तो पहली बेईमानी क्या करी? पैसा ले लिया पूरा, सामान डिलीवर नहीं कर रहा। तो बायर क्या करेगा? वेयर सेलर चोरी से जानबूझकर डिलीवर नहीं कर रहा, तो बायर क्या करेगा? बायर स्यू द सेलर फॉर नॉन डिलीवरी। साथ में क्या ले लेगा? MP-CP। जल्दी पढ़ लो एग्जाम्पल, केस पढ़ लो, एग्जाम में आ जाएगा। बताओ क्या आंसर होगा? कितने रुपए डैमेज लेगा? ए ने गुड्स नहीं दिए, अब जिसके चक्कर में वो बेचारा सी को भी नहीं दे पाया, अब क्या ए डैमेज ले बी डैमेज ले सकता है? कितने रुपए? MP-CP। और अगर नोटिस दे रखा हो तो स्पेशल डैमेजेस भी ले सकता है, अगर उसने इसके बारे में क्या दे रखा हो? नोटिस दिया हो। हेडली वर्सेस बैक्सडेल, सेम बात पड़ी थी, रिपीट हो गई। बायर ने दूसरी, बायर, अब बायर क्या करेगा? बायर क्या ये नहीं बोल सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि तूने सामान भेजना था तो गुड्स ही देने पड़ेंगे, गुड्स ही देने पड़ेंगे, कहेगा नहीं कहेगा? इसको हम याद कर सकते हो, स्वीट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। याद आया नहीं आया? तुम मुझे कह रहे हो सर फीस रिफंड मत करो, पढ़ाना ही पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके? पढ़ चुके हैं, रिपीट। ठीक है। डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ, बोलो, वारंटी। अब जब सेलर, वारंटी याद आ गई बात? शेरवानी थी, बटन नहीं आए, बटन नहीं भेजे, सेलर ने चटनी नहीं भेजी, है ना। तो यहां सेलर ही तो बेईमानी कर रहा है, तो कह रहा है चल तूने वारंटी ब्रीच करी है तो भाई सेक्शन 13
ओ 12(3), सेक्शन 12(3) से क्या करेगा सर? डैमेजेस लेगा, है ना, कि तूने सामान टाइम पे नहीं दिया, मैंने तुझे एडवांस पूरा दे दिया, अब तू सामान टाइम पे नहीं दे रहा, टाइम पे दे रहा है तो आधा अधूरा सामान आ रहा है, समोसे आ गए तो चटनी नहीं आई, शेरवानी आ गई तो बटन नहीं आया, कार आ गई तो माइलेज ढंग का नहीं आया, तो क्या करेगा? रिड्यूसन वैल्यू प्राइस देखेगा और वारंटी क्लेम कर लेगा। बताना सेम केस आ गया ना रेडियो वाला। और अगर सेलर ने एंटीसिपेटरी ब्रीच किया, इसे क्या लिखोगे? एंटीसिपेटरी ब्रीच बाय सेलर। अब अगर सेलर ने एंटीसिपेटरी ब्रीच है तो क्या कर देना? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। वेयर सेलर रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट, इसे बोलेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच बाय सेलर। तो बायर क्या करेगा? बायर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल और ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट बोलो ऑपरेटिव, और वेट टिल द, सेम बात कहां लिखी है? बिल्कुल सेम टू सेम एज, है ना, कॉन्ट्रैक्ट। और अगर स्वीट फॉर इंटरेस्ट कब? जब बायर ने क्या दे रखा हो? बायर ने एडवांस पेमेंट दे रखी है। अगर बायर ने एडवांस पेमेंट दिया तो क्या मांगोगे उससे? बायर क्या मांगेगा? क्या कहा? तुझे एडवांस पेमेंट दी, इतने दिन तूने डिले किया, क्या दे भाई? ब्याज दे। समझ में आ गई बात? तो ये एग्जाम में आ चुका है। कितने बने? स्वीट फॉर नॉन डिलीवरी बाबू लोग, क्या बना? स्वीट फॉर नॉन डिलीवरी, स्वीट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्वीट फॉर ब्रीच, स्वीट रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। सेलर क्या कर रहा है? एंटीसिपेटरी ब्रीच बाय सेलर, है ना। यहां ब्रीच की जगह लिख लो वारंटी, तो याद रहेगी बात। वारंटी नाम लिख दो। यहां क्या लिखेंगे सर? वारंटी ब्रीच, और आखिरी में इंटरेस्ट। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो बाबू। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं? चीट कोड याद करो इसका, एंटीसिपेटरी विंस। क्या याद करो? एंटीसिपेटरी विंस। चीट कोड एंटीसिपेटरी विंस। डब्ल्यू से क्या बनेगा बोलो? वारंटी ब्रीच। आई से क्या बनेगा? इंटरेस्ट। एन से क्या बनेगा? नॉन डिलीवरी। एस से क्या बनेगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बोलो भाई ऑनलाइन वाले बच्चे, याद हो जाएगी बात? सेक्शन याद भी ना हो तो कोई बात नहीं, सेक्शन याद हो जाए तो अच्छी बात है। चलो 57, 58, 59, 60, 61 सीक्वेंस में है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं हो रही कोई बात नहीं। राइट अगेंस्ट द बायर थ्रू सेलर, एंड राइट ऑफ द बायर, ये क्या है? अगेंस्ट द सेलर। तो होश में पढ़ लेना, एग्जाम में क्या पूछ रहा है? एग्जाम में राइट ऑफ द अनपेड सेलर पूछ रहा है या राइट ऑफ द बायर पूछ रहा है। और आज का बाबू लोग आखिरी मुद्दा, बहुत ही आसान, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे ये बता देना, है ना, कहीं मुझे दिल मेरा बैठ ना जाए, ऑक्शन सेल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहां पड़ा था? हे भगवान, बच्चों को सद्बुद्धि देना।
ऑक्शन सेल कहां पड़ा था? हे भगवान मुझे इस जहर को पीने की शक्ति देना और बच्चों को सद्बुद्धि देना। निकम्मे भूल गए। ऑक्शन, हाँ दीदी, हाँ सही बात, सही बात, सही बात, सही बात। दीदी ने पहचान लिया, हैरिस वर्सेस निकलसन। हितेश भैया ने पहचान लिया, हैरिस वर्सेस निकलसन। ये पढ़ा कहां था हैरिस वर्सेस निकलसन? हैरिस वर्सेस निकलसन। हाँ दीदी, दीदी पहचान लिया है। भगवान बच्चों को सद्बुद्धि देना, मुझे जहर खाने से बचाना। सही बात, भगवान ने बचा लिया। तुम्हें सद्बुद्धि दे दी, मुझे जहर खाने से बचा ले, पैसे बच गए जहर खरीदने के, है ना भाई। ये हमने पढ़ा था, चाहे एक दो बच्चों ने जिंदा बचा लिया मुझे। ये पढ़ा था हमने इनविटेशन टू ऑफर। तो ऑक्शन सेल क्या बनता है? तो कॉन्ट्रैक्ट कहता है भाई ऑक्शन सेल इज अ इनविटेशन टू ऑफर। ऑक्शन सेल में सेल कब मानी जाती है? हाँ, और इसलिए हमने इसी बात को पढ़ा था उससे भी पहले। कहा? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। ऑक्शन सेल में जब फॉल ऑफ हैमर होता है तो फॉल ऑफ हैमर ही क्या बनता है बाबू लोग? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। याद आ गई बात? फॉल ऑफ हैमर और एटीएम टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ये जानकारी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये बताओ, फॉल ऑफ हैमर करके बेच क्या रहे हो? गुड्स, इसलिए सेल्स ऑफ गुड्स में ऑक्शन सेल लिखा है, सेक्शन 64। अब बच्चा कह रहा है ये कौन पढ़ रहा है? पता लगा यही छोड़ के गया, यही टपक गया वहां। समझ रहे हो? आखिरी पेज कौन पढ़ता है सर? है कि नहीं बात? तो होश में रहना, होश में। जो तुमने पहचाना, सही पहचाना, इट इज इनविटेशन टू ऑफर। इट इज इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। एजेंट के द्वारा हम क्या करते हैं सर? ऑक्शन सेल कराते हैं, एजेंट को बुलाते हैं, वो वकील होता है ना। ऑक्शन सेल कैसे होती है? बोली लग के। बोली को अंग्रेजी में बोलते हैं बिड, और बोली लगाने वाला बिडर। वो शत्रुघ्न सिन्हा की वीडियो नहीं दिखाई थी? पेंटिंग बेच रहा, मेहरबान कदरदान 1001, बोली लगाने वाला कौन? बिडर। इट इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर विच इनवाइट्स द पब्लिक टू मेक एन ऑफर, है ना? ठीक है। अब कुछ रूल्स। सबसे पहली बात, अगर ऑक्शन में माल बिक रहा है और कुछ भी नहीं कह रहा क्वेश्चन, तो मान लो अगर मैं इस कमरे का ऑक्शन कर रहा हूं तो तुम कभी भी इस पूरे कमरे की एक साथ बोली नहीं लगाओगे। एसी अलग प्रोडक्ट है, एसी का लॉट अलग बनेगा, अलग बोली। लैपटॉप कंप्यूटर अलग प्रोडक्ट है, इसका लॉट अलग बनेगा, अलग बोली। पंखे का लॉट अलग बनेगा, अलग बोली। फर्नीचर का लॉट अलग बनेगा, अलग बोली। तो जिस भी सामान का ऑक्शन होता है, माना यह जाता है हर एक लॉट की अलग अलग बोली लगती है। तुम ये बोली लगाओगे, पूरा कमरे की बोली लगा रहा हूं। अरे पूरे कमरे की बोली कैसे लगा रहे हो? है ना? मैं प्रोजेक्टर अलग बेचूंगा, कंप्यूटर अलग बेचूंगा, फर्नीचर अलग बेचूंगा, एसी अलग बेचूंगा। जज ने लिख दी ये बात। सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा हर लॉट का। ईच लॉट इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी अ सेपरेट, बोलो बाबू, कॉन्ट्रैक्ट। ऑक्शन में सामान बिकता कैसे? फॉल ऑफ हैमर या कोई और कस्टमरी मैनर। कोई और मैनर, जैसे आईपीएल में ऑक्शन होता है। आईपीएल में देखा है कैसे होता है ऑक्शन? वो बैनर सा लेके बैठे, चिल्लाते नहीं है वहां, शांति में बस डंडे उठाते रहेंगे। डंडे उठाने का मतलब है जो बिड हो रही है उस पर मैं क्या करता हूं? पैसा देने को तैयार हूं। ऐसी हिस्ट्री चैनल पे एक सीरियल आता है स्टोरेज वॉर्स। वो बड़े वो पता क्या करते हैं? वो कुछ स्टोर दुकानें सी होती है, छोटी छोटी दुकानों में सामान कबाड़ भर देते हैं, है ना? और जितने भी लोग आते हैं उस कबाड़ पे बोली लगाते हैं, $10, $20, $100, $500, ऐसे, है ना? और कबाड़ में किस्मत आजमाते हैं अपनी। कबाड़ खोला, पता लगा किसी का सोने की चेन निकल गई, किसी की पुरानी तलवार निकल गई, कुछ ऐसे चलता रहता है उसमें, है ना? देखना, हिस्ट्री चैनल पे आता है, बढ़िया चैनल है ना, राइट? हिस्टोरिकल चीजें दिखाता है वो, है ना? तो उसमें स्टोरेज वॉर्स आता है। तो स्टोरेज वॉर में बोली पता कैसे लगती है? फॉल ऑफ हैमर से नहीं, सिर्फ बोल बोल कर। अब जैसे मुन्नी ने बोली लगाई, मुन्नी बोला, उसने अरे देखिए $10 की बोली लगी, $50 की, $100 की, अरे $500 की मुन्नी ने बोली लगा दी, $500, अरे आगे लगाओ भाई, आगे लगाओ, 500, 500, 500, 500, 500, 500, अरे कोई तो लगा लो $500, 500, 500 पे कोई आगे नहीं बढ़ रहा। ये स्टोरेज वॉर हुआ, ये स्टोरेज हुआ मुन्नी का। ऐसे चिल्लाते हो, ना हथौड़ा फेंका, ना बैनर उठाया, सिर्फ
कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने का तरीका पता क्या हुआ? किसी और का आगे बढ़ के बोली ना लगाना, कुछ सेकंडों तक, कुछ मिनटों तक किसी और का बोली ना लगाना इज, है ना, ऑक्शन सेल। इसे बोला उन्होंने कस्टमरी मैनर। ऐसे अंकल जी आते चिल्लाते रहते हैं, $500 $500, अरे देखो, अरे ये तो सोना है, सोना कबाड़ नहीं है, सोना सोना, 500 से आगे बढ़िए, 500 से आगे बढ़िए, 520 530 540, कोई तो लगाओ, कोई नहीं बोल रहा, तो ये हुआ अलीगढ़ का, है ना। नहीं नहीं, 3 4 बस ऐसे ही हो जाता है। फॉल ऑफ फेवर में तीसरा होता है सर। अच्छा अगली बात, एक बहुत मजेदार बात लगी मुझे। अब मान लो भाई मैं बोली लगाने गया, बोली पहुंच गई 1 करोड़ तक। कितनी पहुंच गई? अब सामने वाला बोल रहा भैया आगे बोल, मैंने बोला 1 करोड़, मैंने देखा बिल्कुल 1 करोड़, फिर बोली लगाने वाला कह रहा है 1 करोड़ 1, फिर मैं कह रहा हूं अरे बढ़ो यार आगे, अरे आगे बोलो ना, 1 करोड़ से आगे, मैंने तो फर्जी लगा दी हुई, 1 करोड़ 2, 1 करोड़, रुक जाओ, मैं बोली वापस लेता हूं, मैं अपनी बोली वापस लेता हूं, मैं अपनी बोली वापस लेता हूं भैया, मैं अपनी बोली वापस लेता हूं। क्या एक बार बोली लगाने के बाद जिस बंदे ने बोली लगा दी, क्या वो अपनी बोली वापस ले सकता है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे। अरे भैया गलती, अरे भैया मेरे मुंह से निकल गई, भैया मेरे मुंह से निकल गई, वाला मीम चला दिया मैंने, अरे भैया मेरे मुंह से निकल गई, मेरे मुंह से निकल गई, भैया मैं तो बोलना नहीं चाहता, मेरे मुंह से निकल गई, मैं वापस ले रहा हूं बोली। आप इसको मजे करने आया हुआ, मजे करने आया तो यहां पे बताओ, ले सकते ले सकते? नहीं ले सकते, बिल्कुल गलत जवाब। ले सकते हैं, थोड़ी पेनल्टी जरूर लगेगी मजे लेने की, लेकिन बोली वापस ली जा सकती है। बिडर में रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड, जब तक कि तीसरा हथौड़ा ना गिर जाए। निकल गई मेरे मुंह से, मैं वापस ले रहा हूं, ले लो भाई। मातन भाई अगला केस, ठीक है। अच्छा, जिसके सामान की बोली लग रही है, जिसके सामान की बोली लग रही है, मान लो मेरे अपने सामान का ऑक्शन हो रहा है, तो क्या मैं खुद अपने सामान पे बोली लगा सकता हूं? अपने सामान पर सेल्फ बिड, क्या मैं अपने सामान पर ही बोली लगा सकता हूं? बोलो, लगा सकता हूं। जज ने कहा लगा सकते हो, बस अपना ये राइट एक्सप्रेसली वकील को लिखवा देना कि सामान का मालिक खुद भी अपने सामान पे बोली लगाएगा। एक पिक्चर आई थी बहुत बढ़िया, उस पिक्चर का नाम था ओम जय जगदीश। उसमें यही दिखाया है, अनिल कपूर का ही, हालांकि उसमें गुड्स नहीं होते, घर का दिखाया है, पर कॉन्सेप्ट सेम है। अनिल कपूर का घर बोली लग रहा होता है, और अनिल कपूर का वो घर पुश्तैनी होता है। तो अनिल कपूर कहता है जितना मेरे पास पैसा होगा ना, मैं सब अपने मकान के लिए बोली में लगाऊंगा। बात समझ में? तो अपने सामान पर खुद भी बोली लगाई जा सकती है। अगर वो सामान अगर तुम्हारा मजबूरी में बेचा जा रहा है ना, और तुम्हें लगता है नहीं मैं अपना सामान वापस लेना चाहता हूं, तो अपने सामान पर खुद बोली लगाओ। तो अनिल कपूर अपने ही घर पर खुद बोली लगाता है, क्योंकि उसने वो घर क्या कर रखा होता है, गिरवी रखा होता है, और लोन चुका नहीं पाता। तो बैंक क्या करता है, उसका घर क्या करता है, सेल करता है। तो अनिल कपूर कहता है सेल कर दो, पर मैं अपने मकान पे बोली लगाना चाहता हूं, मुझे इसकी इजाजत चाहिए। तो इसकी इजाजत सेक्शन 64 देता है कि एक बंदा अपने ही सामान पर बोली लगा सकता है, बस वो अपना ये राइट किसको बता दे, वकील को बता दे कि सर मैं अपने सामान पर बोली लगाऊंगा। अगर तुमने वकील को नहीं बताया कि तुम अपने ही सामान पर बोली लगाओगे, तो अनिल कपूर इज नॉट लॉफुली अलाउड टू बिड हिमसेल्फ। तो अनिल कपूर को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो क्या करे, खुद बोली लगा ले अपने सामान पर, या किसी पर्सन को रख ले अपने सामान पर बोली लगाने के लिए। फिर नहीं, तुम्हें खुद बोली लगानी है, लगाओ। तुम्हें किसी बंदे को बोली लगाने के लिए बैठाना है एजेंट, तुम अपना एजेंट बैठा दो बोली लगाने के लिए। पर ये दोनों बातें किसको बतानी है सर, बोली लगाने वाले एजेंट को, वकील को बोलो बताना। ठीक है, समझ गए सर, है ना? इतना समझ। और आखिरी बात, खेला खत्म, आखिरी बात ये बताओ, आईपीएल में विराट कोहली की बोली लग रही है, तुम पहुंच गए वहां, 1 रुपया, विराट कोहली चप्पल निकल लेगा, क्या फिर से बोलियो, सॉरी भैया सॉरी, विराट कोहली 10 रुपए। मैं विराट कोहली की इज्जत गिरा दो, तुम इतनी इज्जत गिरा दोगे कि उसकी बोली किससे शुरू कर रहे हो?
10 रुपए से। तो अब बताओ 10 से 20, 50, 100, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे करते करते तो अगला दिन हो जाएगा, अगले दिन आएंगे, अगले दिन। अब शुरू कर 5 करोड़ से, तो विराट कोहली चप्पल निकालेगा, निकाल लेगा, है कि नहीं बात? विराट कोहली कहेगा भाई इतनी बेइज्जती अनुष्का शर्मा ने नहीं करी आज तक, है जितनी बेइज्जती तुम कर रहे हो, मेरी इतनी इज्जत गिरा रहे हो। तो जज ने बोला फालतू बातें मत करो, किसी भी को अगर बोली लगानी है तो उसका एक बेस प्राइस होगा। क्या होगा बाबू? बेस प्राइस क्या होगा? जैसे विराट कोहली का बेस प्राइस रखा उन्होंने मान लो 12 करोड़, तो विराट कोहली की जब बोली शुरू होगी तो किससे शुरू होगी? 12 करोड़ से ऊपर ले जाओ उसे, 1 रुपए शुरू कर दोगे क्या? है ना? तो जज ने बोला देयर शुड ऑलवेज बी रिजर्व प्राइस या अपसेट प्राइस, कि भाई इतने रुपए से बोली शुरू होगी, 1 रुपए से कभी बोली शुरू नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल, जैसे ऋषि भैया कह रहे हैं सर विराट कोहली का बेस प्राइस 15 करोड़ है, लिखिए ना बात। ऐसी हर गुड्स का भी बेस प्राइस होना चाहिए मिनिमम, 1 रुपए से बोली शुरू नहीं कर सकते। ठीक है? अच्छा एक और बात बताओ, कई बार तुमने देखा होगा पिक्चरों में एक विलन होता है, विलन। हीरो क्या करता है? जानबूझकर क्या करता है? बोली बढ़ाता रहता है जानबूझकर, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़। फिर जो विलन होता है ना, विलन, विलन एंड में कहता है 20 करोड़, 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2 और 20 करोड़ 3, और वो गुड्स किसका हो जाता है? गुड्स हो गया गुंडे का, विलन का। विलन हंसता है, अब तू मेरे सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हीरो पता क्या कहता है? हीरो कहता है हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बाजीगर, मैं बाजीगर हूं। विलन कहता है बाजीगर मतलब मैंने जानबूझकर इस पर बोली बढ़ाई ताकि ये 5 करोड़ का सामान तुझे कितने का मिले? 20 करोड़ का मिले। अबे तू मुझे कह रहा है, उल्टा तेरा नुकसान किया मैंने ये बोली हारी नहीं है, मैंने ये ऑक्शन हारा नहीं है, मैंने ऑक्शन जानबूझकर तुझे महंगा करवाया है, तुझे जानबूझकर महंगा करवाया है। तो मैं हार के भी जीत गया, 5 करोड़ की चीज 20 करोड़ में खरीद रहा है तू, है कि नहीं बात? उल्टा तुझे महंगा करवाया। अब ये बात विलन आज के जमाने का एकदम चालू विलन था, और विलन ने ये बात रिकॉर्ड कर ली मोबाइल पे। विलन ने ये बात क्या कर ली? रिकॉर्ड कर ली। कह रहा देख बेटा रिकॉर्ड कर लिया, बताऊंगा जाके। विलन पहुंच गया वकीलों के पास। अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? जब उसने आपस में ये बात करी और उसने ये बात रिकॉर्ड कर ली, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड या वैलिड? क्या माना जाएगा? वॉइड या वैलिड? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ वॉइडेबल। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा? बिड इज इक्वल टू वॉइड हो जाएगी व्हेन विलन गोज टू पुलिस स्टेशन। जब विलन कोर्ट या पुलिस स्टेशन जाएगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। जब तक वो पुलिस स्टेशन नहीं जाता तब तक कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? ये बात तो हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी बिड के कॉन्ट्रैक्ट जिसमें प्रिटेंडेड बिडिंग मतलब बोली को महंगा करना, अगर आप बोली को महंगा कर रहे हो और ये बात आप प्रूफ कर सकते हो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? तो प्रिटेंडिंग बिडिंग का मतलब क्या होता है? प्रिटेंडेड बिडिंग मतलब रेज द प्राइस, बोली को महंगा करना। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा बाबू? वॉइड। याद रहेगी बात? याद हो जाएंगे रूल सारे। फॉल ऑफ हैमर से होगा, अलग लॉट की बोली होगी। सबसे मजेदार बात मुझे ये लगती है, सबसे कॉमेडी वाली बात, एक अपनी बिड को क्या कर सकते हो? विड्रॉ। एक बेस प्राइस होगा, अपने ही सामान पर बोली लगा सकते हो। और प्रिटेंडेड बिडिंग, अगर बेईमानी से बोली बढ़ाई जा रही है तो आप क्या कर देना? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कर देना। ठीक है? और आखिरी बात बोलो आखिर में, जय महेशमती बोलो जल्दी, जय महेशमती। तो जय महेशमती होते हुए आखिरी सेक्शन आता है हमारा 64A। 64A कहता है टैक्स या जीएसटी का क्या होगा? टैक्स या जीएसटी का बोलो भैया, बताओ। टैक्स लगने से सामान महंगा होता है या नहीं होता? होता है ना? तो बताओ जीएसटी कौन पे करेगा? कौन पे करेगा? नहीं, किसी ने धोखा नहीं किया। हुआ ये कि जब गुड सेल हुए, किसको बेचे?
बायर को। गुड सेल हुए 1 जनवरी को, एग्रीमेंट टू सेल, क्या हुआ सर? एग्रीमेंट टू सेल। बायर को बोला गया भाई त्योहार वाले दिन आ जियो 14 फरवरी को, तुम सबका त्योहार वाले दिन 14 फरवरी को आ जियो। अब यहां पे डील हो गई कि भाई 1 लाख का सामान है और 20% इस पे जीएसटी लगता है, तो भाई मैं तेरे को बिल दूंगा कितने रुपए का? 1,20,000। ये डील डन हो गई। इतना क्या समझ में आया? तुम भी खुश, मैं भी खुश, तुम्हें लगेगा 1,20,000 रुपए का सामान 14 फरवरी को मिल जाएगा, मैं भी खुश, मेरा 1,20,000 रुपए का सामान क्या हो गया सर? बढ़ गया। अब जीएसटी कौन पे करता है? बायर। तुम ही तो पे करते हो, कहीं भी जाते हो तो बिल में जीएसटी लगा तो तुम पे करते हो। मसला ये नहीं है, मसला ये है यहां 20 जनवरी को सरकार ने जीएसटी का रेट बढ़ाकर, महेशमती साम्राज्य ने जीएसटी का रेट बढ़ाकर 20 की जगह कर दिया 30%। उरी दादा, यानी कि अब जीएसटी एक्स्ट्रा कितना हो गया? जीएसटी एक्स्ट्रा कितना हो गया? 10,000 रुपए। अब दोनों लड़ रहे हैं, अब बायर सेलर दोनों लड़ रहे हैं। बायर कह रहा मैं क्यों दूं, मैं तो 1,20 दूंगा, फालतू मत बोल, तेरा नुकसान होगा, मैं 1,20 दूंगा, पहली बता रहा हूं, मैं दूंगा 1,30,000 रुपए। सेलर कह रहा ऐसे कैसे ना देगा, ऐसे कैसे नहीं देगा तू, मैंने बढ़ाया पैसा, मैंने बढ़ाया रेट है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बढ़ाया है, सरकार ने बढ़ाया, सरकार से लड़ जाके मेरे को 1,30 चाहिए। बायर कह रहा है 1,20 दूंगा, सेलर कह रहा है 1,30 लूंगा। बायर कह रहा है चोक स्लैम खाएगा, सेलर कह रहा है सुप्लेक्स खाएगा। दोनों लड़ रहे हैं आपस में। किसे आना पड़ा फिर? जज को आना पड़ा। जज ने बनाया 64A। क्या बनाया बाबू? जज ने कहा मेरी सुन लो, अब लड़ो मत, मेरी सुन लो। अगर जीएसटी का रिवीजन हो गया, जीएसटी क्या हो गया? रिवाइज। जीएसटी क्या हो गया? रिवाइज, यानी जीएसटी का रेट मान लो बढ़ गया, और कई बार घट भी तो सकता है। जीएसटी का रेट मान लो 20% से घटा के कितना हो गया? मान लो यार 30 की जगह हो जाता 15, तो फिर बायर क्या बोलता? मैं 1,20 नहीं दूंगा, 1,15 दूंगा अब तो मैं, है कि नहीं बात? तो दोनों जगह झगड़ा होगा नहीं होगा? इसे बोलते हैं रिवीजन ऑफ टैक्स। इसे क्या बोलते हैं? रिवीजन ऑफ टैक्स। वेयर द टैक्स इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना? कौन पे करेगा? पार्टीज वुड बिकम एंटाइटल टू रिवाइज द प्राइस। आपको गुड्स के प्राइस से करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार तो जीएसटी लेगा ना। सबसे खतरनाक बात जो लिख दी जज साहब ने, बायर वुड हैव टू पे। पूरी दादा, बोझ किस पे डाल दिया? बायर के ऊपर। बोझ किस पे डाल दिया? अब बताओ ये जीएसटी कौन झेलेगा? कौन झेलेगा? बायर झेलेगा। अब जज ने बोल दिया भाई देखो, एक को तो दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। अगर मैं कहता सेलर झेलेगा तो तू खुश हो जाता, सेलर नाराज हो जाता। अब मैंने कहा बायर झेलेगा, दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। बायर को ये जहर पीना पड़ेगा कि जब भी प्राइस इंक्रीज होगा कौन जीएसटी झेलेगा? बायर जीएसटी झेलेगा। लेकिन अगर बायर इस चीज से बचना चाहता है बाबू, अगर बायर इस चीज से बचना चाहता है तो क्या करे? इट इज ओपन टू द पार्टी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट इन दिस रिगार्ड। तो बायर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दे। बायर क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट में लिखे, क्या लिख दे कॉन्ट्रैक्ट में? कि इंक्रीज जीएसटी कौन लेगा? जीएसटी सेलर झेलेगा। जीएसटी कौन झेलेगा? सेलर झेलेगा। जीएसटी कौन झेलेगा? सेलर। आपके पास ओपन है क्या लिखने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट में लिखने के लिए। देयरफॉर सेलर ऐड कर देगा प्राइस। अब बताओ फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा? फाइनल प्राइस कितना हो गया? बोलो बाबू 1 लाख। तो फाइनल प्राइस 1,30,000 रुपए सेलर को देने पड़ेंगे, सेलर को देने पड़ेंगे। सेलर एड द इंक्रीज 10,000 जीएसटी इन द प्राइस एंड बायर हैज टू पे टोटल 1,30,000। अगर आपको करना है तो आप एग्रीमेंट बना सकते हो कॉन्ट्रेरी, और कह सकते हो जीएसटी कौन झेलेगा? सेलर ही झेलेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है तो कौन झेलेगा? बायर को झेलना है। महेशमती साम्राज्य ने यह क्लियर कर दिया। जल्दी से पढ़ ले भाई, जल्दी से पढ़ ले।
कितने रुपए बढ़ गया? 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कौन झेलेगा? समझ में आ गई बात? सिंपल सेक्शन था 64, है ना। और भाई आखिरी बात, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है क्या? अभी तो 48 नंबर पक्के हुए हैं ना, अभी तो 48 नंबर पक्के हुए हैं। तो आईसीआई से बोल देना कि मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। भाई सिर्फ जीवन में कितने दिन बचे हैं? जिंदगी के 60 दिन है बस। अब कितने दिन है? 60 दिन बस, जिंदगी खत्म है। उसके बाद या तो जिंदगी बन जाएगी या जिंदगी खत्म हो जाएगी, या तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे या नजरें उठा के जीने लायक बन जाएंगे। तो भाई मुश्किल जरूर है, तुम्हें लग रहा होगा, मुझे पता है, मुझे भी लग रहा है, तुम्हें भी लग रहा है कि मुश्किल जरूर है। 60 दिन में इतना चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मात्र 2 महीने रह गए, 60 दिन है ना, 4 सब्जेक्ट हैं। भाई मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। आईसीआई से कह दो अभी